चलिए, आप सभी का स्वागत है अपने लर्न विद फोकस चैनल पर। हमने अपने चैनल का नाम द कोचिंग क्लासेज हब से बदलकर लर्न विद फोकस कर लिया है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कल हम लोग पहले चैप्टर पढ़ चुके थे। कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया था? मोशन। मोशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप्स का होता है। पहले हम यही समझे थे कि मोशन क्या होता है। तो मोशन सबको बताया गया था कौन सा टर्म होता है, रिलेटिव टर्म होता है। किसी को हम ऐसे मोशन और रेस्ट में नहीं कह सकते। फिर हमने समझा था कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है। फिर उसके लास्ट में एक्सरसाइज भी कराए थे ना। तो क्या बताया था कि गति क्या होता है। फिर हमने कहा था कि अब अगले दिन अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो आज अगला चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज का चैप्टर क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आज ये चैप्टर पढ़ना है। बल और गति के नियम। बल और, चैप्टर का नाम है बल और गति के नियम। देखो, पहले ही चैप्टर में हम लोग पढ़े कि गति क्या होती है ना, गति किसे कहते हैं। तो बताया गया था विराम क्या होता है, गति क्या होता है। तो रिलेटिव टर्म होते हैं ये कि कौन सी चीज़ कब जो है गति में है और कब विराम में है, ये बताया गया था। तो आज कह रहा है कि वो गति कैसी, जैसे हम कह रहे हैं कि हम सब कुछ देखते हैं, नेचर में ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चीज़ अगर हम, कोई फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है तो गेंद को अगर किक करता है तो गेंद कुछ देर लुढ़कती है फिर रुक जाती है। हम ये भी देख रहे हैं। और मान लीजिए देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या होती रहती है, घूमती रहती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। तब ये भी क्या कर रहे हैं? गति कर रही हैं। सूर्य तारे भी घूम रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम क्या देखते हैं? कुछ गति में दिखती हैं और कुछ विराम में। जैसे मैं कह दूं कि मेज़ पे पड़ा हुआ मेरा, या मैं कह दूं कि जो है ये मैंने इसको उठाया और इस पर मैंने इसको रख दिया, तो मैं कहता हूँ किस में? रेस्ट में है। तो मुझे कुछ चीज़ें रेस्ट में दिखती हैं और कुछ मोशन में दिखती हैं। तो हम उनको रेस्ट और मोशन अब अलग अलग नाम देते थे कि हाँ ये मूवमेंट कर रही है तो मोशन में आ जाती है, और अगर रेस्ट में है तो कैसे होती है? रेस्ट में होती है। तो हम कई सारी चीज़ें देखते। तो ऐसे ही कुछ नियम बना दिए। जैसे अरस्तु क्या थे? एक दार्शनिक थे। और जब भी अरस्तु का नाम आ जाए तो समझ लो आपको 21 तोपों की सलामी देनी है अरस्तु के नाम पे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं था जिस पे अरस्तु ने ना लिखा हो। वो सब पे लिखे। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहे जाते। राजनीति पे लिखा, व्यक्तिवाद सिद्धांत पे लिखा, वो सारे विषयों पे अरस्तु ने लिखा। अरस्तु एक पर क्या थे? दार्शनिक थे। लेकिन कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता ना रहा जिस पर उन्होंने अपने राय ना लिखी। तो दार्शनिकों में क्या एक खासियत होती थी कि वो चीज़ों को देखते थे और फिर लिख देते थे, बाकी उनको प्रमाणित करते नहीं थे। तो अरस्तु क्या देखे? सभी लोग यही देखते हैं कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो कुछ समय बाद है हम किसी चीज़ को धक्का दे दें, चलती रहती और कुछ समय बाद क्या होती है? रुक जाती है। अरस्तु ने भी यही देखा कि कोई चीज़ चल रही तो रुक गई। वो क्या कर रहे थे? चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें देखते थे कि कोई चीज़ चलती है फिर रुक जाती है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है, तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि चूँकि मान लीजिए चल रही तो कौन सी अवस्था है? गति में है ना। और अगर कुछ समय बाद वो रुक गई तो किस में आ गई? विराम। तो उन्होंने बताया हर चीज़ में एक विराम की प्रवृत्ति होती है। विराम मतलब रेस्ट में आने की उसकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है ना, कि वो हमेशा रेस्ट में ही आना चाहेगा। किसी चीज़ को हम धक्का दें तो कुछ समय तक चलेगी। कब तक? जब तक मैंने धक्का दिया तो मैं क्या लगा रहा हूँ? एक बल लगा। तो उन्होंने कहा जब तक हम उस पर कोई बल लगाते रहते हैं धक्का, तब तक वो चलती रहेगी, या लेकिन कुछ समय बाद वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण है? रुकने का गुण। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाद में गलत भी साबित होता है ना, लेकिन उस समय जो उन्होंने देखा वही लिखा। क्योंकि बहुत सारे मैं कई सारे थोड़े से नाम लेता हूँ फिर चैप्टर पर आते हैं। एक थे अरस्तु, दूसरे इनके 100 वर्षों बाद वैज्ञानिक आते हैं। 100 नहीं तो 300 वर्षों बाद है ये टालेमी। ये 140 शायद ईस्वी में थे और ये BC में है। वही 250-300 सिकंदर के समकालीन। सबको पता है अरस्तु सिकंदर के क्या थे? गुरु। और किसके शिष्य थे? प्लेटो के। किसके शिष्य थे? याद करना हो तो याद कर लेना। ये प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के क्या थे? गुरु थे। कौन? अरस्तु। और इनकी आयु लगभग 62 साल तक की जीते हैं। यूनान के थे और इनसे कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहा। ठीक है। तो अरस्तु ने क्या कहा कि हर चीज़ में विराम होने की प्रवृत्ति होती, और ये मानते थे कि ये संसार मतलब पूरा ब्रह्मांड 4 चीज़ों से बना हुआ है। कौन सी 4 चीज़ें बताई? ये बताए कि वायु, जल, आकाश और अग्नि। ये इनका मानना था। ये अरस्तु जो फिलासफर दार्शनिक थे मानते थे अग्नि, है ना। अच्छा, अपने यहाँ तुलसीदास जी भी क्या बताएं? क्षितिजल पावक गगन समीरा। हम लोग 5 चीज़ें मानते हैं, और क्या 5वां क्या शामिल कर लेते हैं? ये 4 ही मानते हैं। वायु, जल, अग्नि, आकाश नहीं लेते हैं। ये आकाश को नहीं लेते। क्षितिजल पावक, है ना,
मिट्टी लेते हैं। क्या लेते हैं? मिट्टी से बना हुआ। तो कहते हैं, इन्होंने फिर कहा कि जो मिट्टी है वो सबसे भारी है, मतलब इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा मिट्टी का घनत्व सबसे ज़्यादा है और जो अग्नि है, अग्नि का घनत्व सबसे कम। तो सबसे कम किसका? अग्नि का, और सबसे ज़्यादा किसका? मिट्टी का। ठीक है। और फिर देखो कई चीज़ें, फिर इन्होंने क्या देखा, ये नेचर को केवल देख रहे थे, प्रकृति में देख रहे थे और उनको नियम बना के लिखे दे रहे थे। इनको जो दिखता गया देखे, तो इन्होंने क्या देखा कि मान लीजिए मैं इसको ऊपर से छोड़ूँ तो नीचे आ रहा, तो इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर गति करती। फिर इन्होंने देखा आग जला रहे होंगे, धुआं ऊपर उठने लगा। देखिए कुछ तो कहे कि धुआं, अग्नि जलाते ना, तो धुआं कहाँ ऊपर उठ रहा? ऊपर की ओर। तो इन्होंने बताया कुछ चीज़ें ऊपर की ओर गति करती हैं, वो उनके नेचर होते हैं। क्या? जो मिट्टी से बने होते हैं, मिट्टी मतलब जो पृथ्वी है ना, जो जिसमें है, क्या जो इनकी चीज़ें हैं, जो इनके अवयव हैं, वो ऊपर से नीचे की उनकी प्रवृत्ति होती है। कहते हैं ना कि जैसे पहले जब तक न्यूटन के ऊपर सेब नहीं गिरा था, तो उसके पहले ऐसा कोई नियम नहीं आया था कि पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। ये आज का विज्ञान पता है, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे 8th क्लास में, लेकिन ये चीज़ पहले थोड़ी ना पता थी। तो वो क्या देखे कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, हमेशा हम इसको छोड़ेंगे तो ऊपर नहीं जा रहा नीचे। तो उन्होंने क्या बताया? वही नियम बताया कि ये सब चीज़ें मिट्टी की हैं, तो इनके अंदर कौन सी प्रवृत्ति? ऊपर से नीचे की ओर। अग्नि में जैसे धुआं है, वायु, ये वायु, इसकी प्रवृत्ति कहाँ है? नीचे से ऊपर की ओर। तो कुछ चीज़ें नीचे से ऊपर की ओर करती हैं और कुछ ऊपर से नीचे की ओर। ये इन्होंने प्रवृत्ति बताई। ये नहीं बता, ये इनके प्रवृत्ति, और ये जो बताते चले गए, समझ लो इनको 1,500-2 हज़ार साल तक कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं। अरस्तु जो बता देते थे उस समय, वो एकदम सत्य मान लिया जाता था कि हाँ अरस्तु बता दिए तो इसका मतलब ये एकदम सत्य है। तो अरस्तु और एक इनके बाद में आए टालेमी। कौन? मैंने लिखा भी है ना, टालेमी। इन दोनों का मानना था कि जो है पृथ्वी जो है क्या स्थिर है और सारे ग्रह इनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, मतलब गति करते हैं। और ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी। टालेमी का भी यही मानना था। और इस सिद्धांत को मैं सबसे पहले चैप्टर में बताया था ना कि क्या बताया था कि इसको भू केंद्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन दोनों ने, किसने? अरस्तु और कौन? टालेमी। इन दोनों ने कौन सा सिद्धांत दिया था? भू केंद्रिक। कौन सा सिद्धांत? भू केंद्रिक, है ना। इसको जियोसेंट्रिज्म कहते हैं। भू केंद्रिक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार क्या था कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, और जो तारामंडल है, बाकी सूर्य, सारे ग्रह, सूर्य, अन्य ग्रह क्या करते हैं? इनके चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इन्होंने पृथ्वी को क्या माना? स्थिर माना, और कहा इसी की वजह से सूर्य घूमता तो दिन रात हो रहा है। लेकिन फिर इसको समझ लो 1,500-2 हज़ार साल तक की कोई टक्कर ही नहीं दे पाए। लेकिन भारत के एक जो है गणितज्ञ थे, उनका नाम सबने सुना होगा, आर्यभट्ट। वो लगभग 450 ईस्वी के करीब में हुए थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ये गलत ठहराया। समझ लो कि उसके लगभग 500-700 साल तक की कोई चुनौती देने वाला ही नहीं था, ना यूरोप में ना इधर एशिया में। तो आर्यभट्ट ने कहा नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। हाँ, ये इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी स्थिर है। इन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। किसने बताया? आर्यभट्ट। देखो चैप्टर में ही हम लोग आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें तो जान लें कि पहले कैसा व्यवस्था हुई, धीरे धीरे हम लोगों ने कैसे उसको सीखा। जो आज का विज्ञान उन्नत अवस्था में है, कभी तो उन्नत ही रहा होगा, और धीरे धीरे वो विज्ञान अपनी प्रगति की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ा। तो ये देखिए हम लोग सीखते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ता गया। पहले लोग गलत होंगे, फिर सुधार होगा, और धीरे धीरे आज जिस अवस्था, उन्नत अवस्था में है, क्या इन सब की देन है। किसी को गलत ठहराने का मतलब ये नहीं कि उसको नहीं आता। उन्होंने वो अपने समय में क्या किया? बेहतर करने का प्रयास किया, और उन समाज के हिसाब से क्या बहुत आगे थे। तो आर्यभट्ट ने क्या कहा? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसकी वजह से दिन रात होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए सूर्य को इन्होंने ये मान लिया कि सूर्य स्थिर है। इन्होंने किसको मान लिया स्थिर? सूर्य को। इन्होंने सूर्य को स्थिर माना, का पृथ्वी घूमती। जैसे मान लीजिए पृथ्वी घूम रही और सामने से लाइट जल रही, इसको हम घुमाएंगे तब सबको पता, पहले लाइट इधर पड़ रही तो इधर दिन, घूमेगी तो इधर दिन। तो क्या देखो, घूमने से भी तो दिन रात बदल रहा है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ऐसे भी समझाया, जैसे हम किस गाड़ी से चल रहे हैं तो चलते समय हमको क्या लगता है कि पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। तो क्या यही लोग पहले महसूस करते हैं कि घूमता कौन है? घूमती पृथ्वी है, और हम कहते हैं कि सूर्य घूम रहा है। ये किसने कहा? आर्यभट्ट। लेकिन आर्यभट्ट को कोई समर्थन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अरस्तु और टालेमी का इतना जलवा बरकरार था। 500-700 सालों तक की ये प्रयास भी किए, लेकिन इनको कोई समर्थन नहीं मिला। इनके बाद 100 सालों बाद, लगभग 100 वर्षों बाद, एक दूसरे भारत के
गणितज्ञ है वराह मिहिर। ये गणितज्ञ उस समय सारे विषयों में महार होते थे, गणित के बहुत प्रकांड थे, लेकिन इन्होंने भी कहा कि नहीं, जो है कि ये पृथ्वी केंद्र में अपने अक्ष पर नहीं घूमती और पृथ्वी को केंद्र में मानना, मतलब जो है केंद्र में ना मानना गलत है, पृथ्वी ही केंद्र पर है। तो इन्होंने भी गलत ठहराया। किसने खंडन कर दिया? वराह मिहिर ने भी इसका खंडन कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे बढ़ता रहा, फिर लगभग 1000 सालों तक की कोई टक्कर नहीं दिया। ठीक, एक और वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था क्या नाम था, टेरिक एक्रिस करके कोई नाम था, वो उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन उनको कोई भी मान्यता नहीं मिली। इसके बाद लगभग फिर एक आते हैं कोपरनिकस। कौन आते हैं? कोपरनिकस। इनके एक गुरु थे शायद वो टाइपे ब्राही करके, तो इन्होंने उनका डाटा अध्ययन किया था और उसके बाद, लेकिन उनका भी मानना था कि पृथ्वी केंद्र में, लेकिन फिर ये जो है उसको पढ़ने के बाद सिद्धांत, इनके बारे में एक कहानी भी है कि कोपरनिकस जो है उस यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक थे और चूँकि जो पाइथागोरस थे, पाइथागोरस सबने नाम सुना होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगाई होगी। तो पाइथागोरस का भी मानना था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है और पृथ्वी जो है घूमती होगी, और ये किसका, कोई ऐसा अग्नि का पिंड होना चाहिए उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती होगी, ऐसा पाइथागोरस का जो है मानना था। तो उस समय एक छात्र जो है मतलब सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे और किस सिद्धांत पे लेक्चर दे रहे थे? यही अरस्तु और टालेमी के कौन सा भू केंद्रिक सिद्धांत, कि हाँ कि जो है पृथ्वी जो है स्थिर है और सारे तारामंडल चक्कर लगाते रहते और सब अपने अपने पे जड़े हुए हैं। ये भी नहीं कहते थे कि सब घूम रहे हैं, कैसा है, सूर्य को बताते थे घूमते और सारे ग्रह घूमते हैं, बाकी जितना दूर होते जाएंगे कुछ जड़े हुए हैं, कुछ क्या कैसे। तो इस पर एक जो है छात्र ने पूछा ऐसा क्यों? आप जो है पाइथागोरस ने तो बताया था कि जो है हो सकता है कोई अग्नि का गोला है या कोई अग्नि का एक ऐसा पिंड है, हो सकता है उस पर घूमती हो। तो चूँकि कोपरनिकस उस समय टालेमी की ही बात का समर्थन किया, लेकिन मन में इनके बस गया और 2-3 साल तक के बाद कहते कि इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। और फिर ये क्या किए, नंगी आंखों से, क्यों? क्योंकि उसमें कोई दूरबीन वगैरह की आविष्कार नहीं हुआ था कि हम जो है दूरबीन लगा के आसमान को, तो ये नंगी आंखों से आसमान को निहारते रहते। और चूंकि इनके गुरु कुछ आंकड़े मिले हुए थे, उनको इन्होंने अध्ययन किया, विश्लेषण किया, फिर पाया कि नहीं, बात तो सही, पृथ्वी जो है केंद्र में नहीं है और केंद्र में कौन होना चाहिए? कहीं फिर इन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं, केंद्र में अब इन्होंने क्या बताया, सूर्य है। ठीक है, अब कोपरनिकस से क्या विकास हुआ? एक सिद्धांत को चुनौती मिली, किस सिद्धांत को? यही पृथ्वी भू केंद्रिक। तो इनका मानना क्या था? पृथ्वी केंद्र में नहीं, केंद्र में कौन है? सूर्य। लेकिन चर्च का उस समय इतना जलवा था कि ये भी अपनी बात ढंग से रखे नहीं। इन्होंने क्या माना? सूर्य केंद्र में है। कौन केंद्र में है? और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और फिर इन्होंने और भी बताने का प्रयास किया कि हाँ, जो चंद्रमा है वो भी घूमता है, वो किस पृथ्वी में अपना गुरुत्व है, जिसके कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। ये किसने कहा? कोपरनिकस। लेकिन चर्च का उस समय इतना जलवा था कि ये अपनी बात रखे नहीं। चर्च का जलवा क्यों था? मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया भी था, क्योंकि बाइबल, चर्च क्या मानता था? बाइबल में संकलित कर दिया गया था। क्या संकलित किया गया था? जो अरस्तु और टालेमी बता दिए थे कि हाँ, पृथ्वी केंद्र में सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता था। भू केंद्रिक सिद्धांत को बाइबल में जगह दे दी गई थी। और चूंकि किसी भी धर्म की पवित्र पुस्तक में अगर किसी चीज़ को, सिद्धांत को रख दिया जाए तो वो अपनी उस पुस्तक में किसी भी लिखी हुई चीज़ को गलत ठहराना नहीं चाहता, इसलिए चर्च ने सीधा मना किया। कोपरनिकस की हिम्मत नहीं हुई, तो ये अपने अंतिम दौर में जब मृत्यु शैया पे थे तब इन्होंने प्रयास किया कि इसको सार्वजनिक किया जाए। धीरे धीरे आपस में जो लोग थे उनको बताए, बाकी कभी इसकी पुस्तक वैसे लिखी नहीं। एक पुस्तक थी इनकी ऑन रिवोल्यूशन करके, तो उसमें इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा विकास हुआ। फिर इसके बाद आए गैलीलियो। कौन आए? चूँकि उसमें दूरबीन बहुत अच्छी नहीं बनी थी, फिर दूरबीन कुछ बनाना चालू हुई, तो गैलीलियो ने बहुत उन्नत किस्म की एक दूरबीन बनाई। उस दूरबीन के द्वारा सारी चीज़ें देखा, फिर गैलीलियो के समझ में आ गया कि जो कोपरनिकस बताए हैं या जो पीछे लोगों ने प्रयास किया वो एकदम सही है। और गैलीलियो से भी एक कदम आगे बढ़े एक जो है यूरोप के वैज्ञानिक थे, ब्रूनो करके। कौन थे? ब्रूनो ने कहा कि नहीं, बात तो सही, कहा कि ना पृथ्वी केंद्र में ना सूर्य केंद्र में। सूर्य केंद्र में किसके? एक सौर मंडल है अपना वाला, उसमें जो है सूर्य केंद्र में जिसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती। और हम जिस सौर मंडल में रहते हैं, इस प्रकार के अनेकों सौर मंडल हैं, और उन सौर मंडलों के अलावा ब्रह्मांड बहुत अनंत है, जिसको हम देखा, ये समझ लो बहुत आगे की बात कर दी, अपने समय से इतना आगे कर दी। एक तो चर्च वैसे गुस्साया बैठा हुआ था,
चर्च का क्या मानना था कि पृथ्वी केंद्र में है, और ये लोग ऐसा करते गए। गैलीलियो ने भी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं किया, लेकिन ब्रूनो आए। ब्रूनो ने क्या किया, उन्होंने, चूँकि गैलीलियो जो है बाद में हुए, और ब्रूनो थोड़ा सा पहले थे। ब्रूनो को देखो, ये शायद 1562 से 1600 तक रहे हैं। कौन? ब्रूनो। और ब्रूनो ने जैसे ही कहा, खुशी खुशी कहा, चुनौती दे के कहा, चर्च को उन्होंने चुनौती दे दी और ठोंक ठोंक के कहते रहे कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं, सूर्य। तो इस प्रकार, चूँकि देखो उस समय एक जो है मार्टिन लूथर, सबने नाम सुना होगा। किसका नाम सुना? मार्टिन लूथर। वो उस समय क्रांतिकारी टाइप का था, लेकिन उसने भी चर्च में आस्था रखते हुए कहा नहीं, ये बात गलत है, ये तो पूरे खगोल विज्ञान को ही बदलना चाहता है ये नालायक, कह के इन्होंने कहा। किसको? ब्रूनो को। तो अब चूंकि चर्च भी बहुत नाराज हुआ था, तो चर्च के जो धर्माधिकारी थे, इनकी इस बात पे ब्रूनो की, चूंकि ब्रूनो झुकने के नहीं तैयार थे, झुक जाते तो मामला हो सकता सुलझ जाता। तो ब्रूनो की इस बात पे चर्च, जो नहीं कहते हैं जो है पाश्चात्य, जिसको हम कहते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्री जो है आधुनिक है, मॉडर्न टाइप की है, तो उनकी मॉडर्निटी को देखिएगा, उनका जो आधुनिकतावाद था सब धरा रह जाता। जैसे ही कोई बाइबल पर उंगली उठाता था, क्या होता था, वो तुरंत हावी हो जाते थे। क्योंकि देखिए, कोई भी पवित्र पुस्तक हो, ऐसा थोड़ी ना कि सारे सिद्धांत एकदम सही लिखे हुए हैं। हाँ, बात सही, लगभग चीज़ें सही होती तो कुछ गलत और सही होता है। हमारे यहाँ भी मानना था कि नहीं, पृथ्वी पहले केंद्र में थी, आर्यभट्ट ने चुनौती दी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो थोड़ा वहाँ कट्टर तक मामला था। तो क्या हुआ कि जैसे इन्होंने कहा, तो वहाँ के जो चर्च के धर्माधिकारी थे, धर्म न्यायाधीश, उन्होंने क्या किया कि जो है ब्रूनो को मृत्युदंड की सजा दे दी, और वहाँ के लोगों ने ब्रूनो को खूंटे में बांधकर जिंदा जला दिया। ये उस समय की बात है। तो उसके बाद गैलीलियो की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। गैलीलियो अपने जीवन भर में कभी भी ऐसी हिम्मत ज़्यादा नहीं की। एक कहानी बताई, थोड़ा बहुत किए, फिर माफ़ी मांग ली, क्योंकि उनको पता था ऐसा ना हो कि कहीं उनकी वाली दशा हो जाए ना। गैलीलियो की मृत्यु शायद 1642 में होती है, और गैलीलियो की जब मृत्यु होती है उसी साल न्यूटन का जन्म होता है। बहुत लोग तो कहते हैं न्यूटन जो है गैलीलियो के ही क्या पूर्वज रहे हो ना, तो जो भी रहा हो। तो जिस साल गैलीलियो की मृत्यु हुई उसी साल न्यूटन, फिर न्यूटन ने क्रांति ला दी ना। न्यूटन भी बहुत, देखो गैलीलियो, कोपरनिकस सब आस्था रखते थे, लेकिन ये आस्था को कभी भी तर्कों पे तरजीह नहीं देते थे। जो तर्क होते थे वो उनको स्वीकार भी करते थे। आस्था भी अच्छी बात थी, लेकिन अगर इनको जो लगता था वो बात रखने का ये क्या करते थे, प्रयास करते थे। तो सारे सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं ना, तो मैं गति की बात हो रही थी ना। तो कोई चीज़ अगर मान लीजिए, फिर इन्होंने, गैलीलियो ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कोई चीज़ चल रही तो चलती रहेगी, कोई स्थिर है तो क्या स्थिर रहेगी। कैसे बताने का प्रयास किया? अरस्तु ने क्या देखा था, चल रही, कुछ समय बाद रुक जाती, तो अरस्तु ने सिद्धांत बता दिया। लेकिन फिर कुछ समय बाद है, मान लीजिए गैलीलियो ने क्या देखा कि नहीं, मान लीजिए चल तो रही, बात तो समझ में आ रहा है कि हाँ कोई चीज़ चल रही, कुछ समय बाद रुक जाती। मैंने फुटबॉल को धक्का दिया, मैं भी देख रहा हूँ कुछ समय बाद वो रुक जाती। मैं किसी चीज़ को भी धक्का दे दूँ, चलने लगेगी, कुछ समय बाद रुक जाएगी। ये बात तो सही थी, लेकिन ऐसा क्या है कि उन्होंने बताया हाँ वो रेस्ट में आने की प्रवृत्ति, हमको भी समझ में आता है, ये रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहती है, कभी नहीं चलती अपने मन से, इसका मतलब रेस्ट में आने की प्रवृत्ति। लेकिन इसको चुनौती कब मिली? जब लोगों ने क्या देखा कि हाँ पृथ्वी को स्थिर मानना है। उन्होंने कहा नहीं चलो ठीक, पृथ्वी भी घूमती, जब ये सब सिद्धांत आए तो देखा क्या, सूर्य भी तो घूम रहा है, अन्य तारे मंडल भी घूम रहे हैं, सारे ग्रह भी घूम रहे हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये भी तो गति कर रही। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो अब लोगों को दिमाग खुला कि हाँ रे, पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूम रही है, ये कभी नहीं रेस्ट में आ रही, विराम में आ रही। तो ऐसा क्या है कि इसमें तो विराम में आने की प्रवृत्ति नहीं है। अरस्तु तो कह के गए थे विराम में आने की प्रवृत्ति है, तो यहाँ से चुनौती मिली। बात समझ पाए? तो गैलीलियो ने क्या बताया, नहीं ऐसी कोई वो है ही नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, जो गति में है वो गति में ही रहता है, और जो विराम में है वो विराम, ये रखा हुआ कभी अपने मन से नहीं चलेगा। जब मैं इस पर कोई आउट ऑफ फोर्स बाहरी बल लगा दूंगा तो ये चलना चालू कर देगा। तो एक तो हमारी एक चीज़ समझ में आ रही, तो कहा आउट ऑफ फोर्स किसको कहा गया? जैसे कोई चीज़ चल रही है, ये चलते जा रही, ये ऐसे चल रहा, ये ऐसे चल रहा, तो सब इन्होंने गैलीलियो ने कहा था ये चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यही प्रॉपर्टी, ये कभी रुकेगी नहीं। रुकेगी कब? जब मैं इसके आगे ये लगा दूं। ये क्या लगा? मैं इसका मतलब मैंने रोका, कोई एजेंट लाया, उसको लाके मैंने इसको क्या कर दिया, रोका। मतलब बाहर से मैंने क्या लगाया, बल, यही बल तो है। अच्छा, अब ये बल क्या कर रहा है, इसकी गति की अवस्था को क्या कर रहा है, ये मोशन में था तो क्या कर रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है। और कोई चीज़ अगर रुकी हुई है, कोई चीज़ क्या है, रुकी हुई, मान लीजिए कोई चीज़ रुकी हुई, ये रुका हुआ है और मुझे इसको चलाना है, तो मैं क्या करता हूँ, बाहर से थोड़ा सा बल
फोर्स लगाया और ये पहले रुका रहा, फिर क्या आ गया, मोशन में आ गया। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ रही, तो यही नियम बना दिया। नियम क्या कि कोई चीज़ जो है क्या अपने मन से अगर वो रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहेगी, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहना चाहिए। अच्छा, अब एक बात तो हमारी समझ में आती, चलो ठीक है सर कह दिए चलती है, तो ऐसा क्या होता है कि फुटबॉल में धक्का देते हैं वो रुक जाती है। तो ये एक कारण दूसरा होता है, वो कारण होता है कि फ्रिक्शन फोर्स बताया गया कि कैसे फ्रिक्शन को कैसे पता चला। जैसे मान लीजिए मैंने किसी जो है गेंद, मान लीजिए गेंद ही को धक्का दिया, मैं चिकने तल पर उसको खिसकाता हूँ तो ज़्यादा दूर तक जाती है, मैं उसे जुते हुए खेत में थोड़ा धक्का दूँ तो बहुत कम जाती है। अगर अरस्तु के नियम से हम चलें, उसको विराम में आने की प्रवृत्ति है, तो विराम में अगर आने की प्रवृत्ति है तो अगर वो जुते हुए खेत, मान लीजिए मैं इसमें उसको ऐसे इसमें धक्का दे रहा हूँ, तो इसमें जो है वो दो ही इतना ही चला और रेस्ट में आ गया। लेकिन अभी इसकी जो है वो कोई चिकना तल होता है, तो उस गेंद को मैं धक्का देता हूँ तो ये यहाँ ना जाकर यहाँ पे रेस्ट में आता है। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले रेस्ट में यहाँ आ रहा, अब तो यहाँ आ रहा, लेकिन अरस्तु नियम से क्या होना चाहिए था, ये तो यहीं आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेस्ट में आने की प्रवृत्ति है ना। तो लेकिन इसीलिए इस नियम का क्या हुआ, खंडन हुआ। क्या ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स काम करता है। वो क्या होता है, वो ज़मीन में जो ये आगे की ओर खिसकता है और ज़मीन से एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम दिया गया फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स को हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल। और ये आगे की ओर बढ़ता है और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको पीछे की ओर धकेलता है, और इसके बाद क्या होता है, इसकी गति में कमी आने लगती है। जैसे हम ब्रेक लेते हैं, हम चल रहे हैं 70, अगर कोई रोकने का प्रयास करे तो क्या होता है, कुछ समय तक चलता रहता है, फिर उसमें क्या आती रहती, धीरे धीरे कमी आती रहती है, और कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गया, जो हम बाहर से लगाते हैं वो क्या है, फोर्स है, जो क्या कर रहा है, कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको चला सकता है, और अगर चल रहा है तो उसको क्या कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है। बात तो समझ में आ गई। और फिर हमको तीसरी भी चीज़ समझ में आ गई, ये चलता जा रहा, उसके नियम के हिसाब से सीधा चलता चला जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। तो लेकिन अगर मुझे इसको मोड़ना है तो अपने आप ये नहीं मुड़ेगा, ये अपने आप इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता। डायरेक्शन कौन बदलेगा, जब मैं इस पर बाहर से फोर्स लगाऊंगा। अच्छा, ये क्या है, इसी को कहा गया लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया। क्या कहा गया? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया के पहले मैं मोशन में कब आता है कब नहीं आता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है। और उसको पहले जानने के पहले हम लोग जानेंगे, फोर्स तो सबको समझ में आ गया। फोर्स क्या है, वही चीज़ है, मैंने धक्का दिया, पुल किया, चलने लगा, खींचूं तब भी चलने लगा, तो पुश और मैं पुल करता हूं। सबको पता है दरवाज़ा खोलना है, बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा, बंद करना है, मान लीजिए खींच के बंद होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, मोशन में आए वो। फिर खोलना है, मैंने धक्का दे दिया। तो यही पुश और पुल को क्या कहा गया, फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स को उन्होंने बता दिया, वही पुल एंड पुश है ना, या पहले पुश लिख लो, पुश एंड पुल आर फोर्स। ये क्या है, आर कार्ड फोर्स या आर फोर्स है ना, यही बल है। पुश और पुल क्या है, बल है। ठीक है, आर कार्ड फोर्स, धक्का देना या खींचना। अच्छा, फोर्स क्या करता है काम, फोर्स का काम क्या सबको पता हो गया कि वो किसी चीज़ को गति में करता है या गति वाली चीज़ को रोकने का प्रयास, अर्थात उसकी स्थिति, पोजीशन कैसे, ये चल रही तो इसकी पोजीशन कैसी, मोशन वाली है। तो फोर्स करेगा तो क्या इसको रोकेगा या रोकने का प्रयास करेगा। फिर मुझे दूसरी चीज़ समझ में, अच्छा मतलब कोई चीज़ अगर गति में है तो रोक सकता है। दूसरा क्या समझ में आया, कोई चीज़ अगर रुकी हुई तो उसको किस में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। ठीक है। तीसरा, चल रहा, हमने फोर्स लगाया, मुड़ गया, ये भी समझ में आया। फिर मैंने कहा नहीं, दीवार भी तो खड़ी है सामने, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ये नहीं चल रहा। अब फिर बात नहीं समझ में आई, दिक्कत क्या हो रही। तो फोर्स को थोड़ा सा और डिफाइन किया गया, बल क्या होता है। तो एक बात तो हमको समझ में आती, मान लीजिए पहले खेला होगा ना, रस्सी खींच वाला खेल होता था, दोनों तरफ से रस्सी खींच रहे हैं, 4 लोग इधर जुटे, 4 लोग इधर, दोनों खींच रहे हैं, कहीं नहीं जा रहा। तो क्या होता था, हम कहते थे दोनों बराबर बल लगा रहे। फिर अगले वाले पड़ोसी कहते हैं ना, थोड़ा और खींचो और बल लगाओ, तो हो सकता है हमारी तरफ आ जाए। तो एक बात समझ में, खींचना क्या है, बल है, तो जिसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा वो उधर। तो एक चीज़, जब दोनों बराबर था तो कहीं नहीं जा रही थी, जिसकी तरफ ज़्यादा होगा फोर्स उसकी तरफ वो क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। देखो कोई चीज़ रखी हुई है, ये बॉक्स रखा हुआ, बड़ा बक्सा टाइप का ना, ये कुंडा उंडा को लगा दें, है ना, ये रखा हुआ, 3 लोग इधर से धक्का दे रहे हैं ऐसे,
पहले हमने इसको धक्का देना, ऐसे धक्का दिए, एक लोग इधर से दिए, एक लोग इधर से दिए, एक लोग इधर से। अब ये कहीं नहीं जा रहा, देखो एक ने इधर से दिया, एक ने इधर से, अब ये कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? मान लो 5 यूनिट का इसने लगाया और जितने का ये लगाया उतने का इन्होंने भी लगा दिया। 7 का इन्होंने लगाया, 7 का इन्होंने लगाया, ये जितना लगाए इन्होंने उतना लगा दिया। अब बताओ कहीं जाएगा? इन्होंने भी उतने लगा दिए, तो ये आपस में कैंसिल कर देता है, ये आपस में। तो इस पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो कितना हो जा रहा है? 0। बात समझ पाए? और अगर नेट फोर्स 0 है तो फोर्स 2 टाइप का हो सकता है, एक बैलेंस, और जब नेट 0 होता है तो हम कहते हैं ना बैलेंस में है, देखो कहीं नहीं चला ना, तो इसलिए इस फोर्स को क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स कहा जाता है? और इसका मतलब जब भी फोर्स बैलेंस में है तो उसको गति में नहीं ला पा रहा। देखो मैं किसी चीज़ को धक्का देना चालू करूँ, 2 लोग दे रहे हैं, एक कुर्सी रखी हुई है, एक इधर खींच रहे, एक उधर खींच रहे, नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने भी 5 का लगाया, 5 यूनिट का, उन्होंने भी 5 यूनिट का लगा दिया, नहीं जा रहा। मैं 5 से बढ़ा कर 7 कर दूंगा तो मेरी तरफ आने लगेगा। वो मैंने 7 के किया, उसने 9 का कर दिया, उसकी तरफ जाने लगेगा। तो ऐसा देखो, जैसे ही 5-7 किए, कैसे सबको पता चल रहा होगा कि अब इसी को खींचना था। 2 लोग जुटे हुए थे, एक ये इधर इसको खींच रहे थे, इधर कितने के बल से? 5 यूनिट के, और एक भाई साहब ये इधर इसको खींच रहे थे, कितने के बल से? 7 यूनिट। अब तुम लोग बताओ किधर जाएगा ये? अच्छा अभी मैं फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं लिख रहा हूँ, बाद में बताया जाएगा न्यूटन होती कि नहीं। अभी हमको कोई यूनिट उसकी पता नहीं, तो मैं केवल यूनिट लिख रहा हूँ, जो भी यूनिट हो। तो ये 5 यूनिट का लगाया, ये इन्होंने 7 का लगाया। एक चीज़ तो समझ में आ गई, दोनों क्या लगा रहे हैं? फोर्स ही तो लगा रहे हैं। अब बताओ किधर जाएगी, कौन ज़्यादा खींच रहा है? ये। अब पता है सबको, ये मेज जो है या जो भी रखा हुआ ये इधर चलने लगेगा। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, जब 0 था तो क्या था? बैलेंस में था। और जब अब ये 0 ना होकर कितना हो गया? इसका मतलब 2 यूनिट से ये खींच रहा है। देखो 7 था, ये 5 था, 7 5, इसका मतलब ये टोटल कितना लगा रहा? 2। अब ये ना सोचना कि 7 से खींच रहा, खींच कितने से पा रहा? 2 से, है ना। तो ये नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? 0 है कि कुछ है? यहाँ पे तो सबको पता हो रहा है कितना है। यहाँ पे नेट फोर्स 2 यूनिट काम कर रहा है। किधर काम कर रहा है? इधर की ओर काम कर रहा है। इसका मतलब पहले फोर्स कैसा था? बैलेंस में था, और ये कैसा है? अनबैलेंस्ड है। ये कैसा है? अनबैलेंस्ड है। अच्छा जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, अब सबको पता है यहाँ पे इस अनबैलेंस्ड फोर्स ने इसको किस में ला दिया? मोशन में ला दिया। किस में ला दिया? मोशन में। तो एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि क्या होना चाहिए? मोशन कब, कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो मोशन में कब आएगी? जब मैं क्या करूँगा, मेरा जो नेट फोर्स है वो कैसा होना चाहिए? बोलो, वो जो है अनबैलेंस होना चाहिए। अब मैंने कहा मैंने दीवार को 10 न्यूटन के बल से धक्का दिया, तो दीवार क्यों नहीं चली? तो चूंकि सबको पता है जैसे मैंने दीवार पे 10 का दिया, दीवार ने मुझ पे कितने न्यूटन का फोर्स लगा दिया? 10 का। मैं समझाता हूँ कि मैं इस बोतल, ये देखिए ये पानी थोड़ी सी भरी हुई बोतल है, मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, इससे लगाया, थोड़ा सा लगाया, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। मैं और बढ़ाया, मैंने 1 का लगाया, नहीं चल रहा। मैं 2 लगाया, नहीं चल रहा। 3 लगाया, नहीं चल रहा। मैंने और बढ़ाया इसको, तो चलने नहीं लगा। ऐसे भारी चीज़ और ज़्यादा लगाना पड़ता है। एक चीज़ तो ये समझ में आ रही। तो इसका मतलब क्या, पहले क्यों नहीं चला? जैसे मैंने इस पर 1 का लगाया, इसने क्या किया? इसकी सरफेस इससे टिकी हुई है, ये मेरी बॉडी से है। इसने क्या किया? इससे 1 न्यूटन पाया, इस बॉटल ने मेरे पे कितने का लगाया? 1। और वो कहाँ से पा रहा है? इस फ्रिक्शन फोर्स से पा रहा है। जैसे ही मैं दीवार पे 10 न्यूटन का लगाया, दीवार ने भी मुझ पे कितने का लगा दिया? 10 का। मैंने दीवार पे 50 किया, दीवार ने मुझ पे कितना कर दिया? 50। कोई ऑटो खड़ा होता है, पहले शुरुआत में हमने धक्का लगाते हैं तो क्या होता है? ऑटो बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। मैं और बढ़ाता हूँ और नहीं बढ़ रहा। एक लड़का और आगे जुड़ गया, तो क्या होता? पहले क्यों नहीं हुआ? मैंने 5 किया, 10 किया, उसने भी मुझ पर 10 लगा दिया, नेट कितना हो गया? 0। मैंने 15 किया, ऑटो ने मुझ पे कितना लगा दिया? 15। नेट कितना काम कर रहा है? 0। जैसे ये मान लीजिए एक ऑटो है, मैं यहाँ पे ऑटो बना दूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या, ये पहले एक जीप चलती थी, आज हम जीप बना रहे हैं ना, और लोग बैठे होंगे ना, कैसे बनती थी? ऐसे ना, ऐसे। ये ना अब बन गई, बहुत बड़ी बन गई। ये क्या, इस पे जैसे ही इधर से धक्का लगाया मैंने, कितने न्यूटन का? 5 का। इस जीप, ये किसके कांटेक्ट में? सरफेस पे। किस पे है? सरफेस पे। जीप ने मुझ पे कितने का लगा दिया? मैंने 5 का इधर लगाया
और न्यूटन रखें, अभी यूनिट की बात करते। इसने भी 5 का किधर लगा दिया, मेरे ऊपर लगा दिया। अब बताओ 5 5 मिलके कितने हो गए, 0। नेट फोर्स कितना हो गया, सबको पता है 0। फिर मैंने इसको बढ़ा के 10 किया, इसने भी मुझ पे कितना लगा दिया 10, नेट कितना हो गया 0। अच्छा ये फोर्स पा कहाँ से रहा, ये किसके कांटेक्ट में, धरती के, किसके, सरफेस के। ये किससे पाता है, ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ये वाला फोर्स इसको देता है। जैसे मैं अभी गाड़ी धक्का लगाता हूँ, ये देखो मैं क्यों नहीं पीछे खिसक रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा एक पैर किसके कांटेक्ट में, सरफेस के। मैं कहाँ फोर्स ले रहा हूँ, अर्थ से। मैंने भी धक्का दिया, इसने भी लगा दिया, मैंने और बढ़ाया, इसने भी उधर से लगाया। लेकिन एक समय क्या आएगा, मैं और लगाता गया तो कुछ समय बाद क्या, ये आगे बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एबिलिटी मान लीजिए 15 तक की लगाने का था, मैंने लगा दिया यहाँ पे 16 17 करके 20 कर दिए। अब बताओ, क्योंकि ये उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा, मैंने 2 लोगों का और बुलाया, लगाया। अब हमने नेट कितना लगा दिया, 20 का लगा दिया, और ये केवल 15 तक लगा पाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये और फोर्स ले पाए। तब क्या होगा, ये इधर की ओर मोशन करने लगेगा। सबको पता गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगती है। एक बात तो ये समझ में आई। फिर मैं इसी पे दूसरा प्रश्न कर लूँ क्या, कि ठीक है मैं 2 लोग बैठे हुए थे, बाहर से मैंने जो है धक्का लगाया, गाड़ी चलने लगी। फोर्स कैसा हो गया, सबको पता है, ये अनबैलेंस हुआ। कैसा हुआ, अनबैलेंस। क्यों, क्योंकि 5 का इधर आगे की ओर लग रहा है। और जैसे ही अनबैलेंस फोर्स काम किया, गाड़ी किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो मोशन में आने के लिए एक चीज़ तो हमको समझ में यहाँ पे आ रही है क्या, कि वो अनबैलेंस होनी चाहिए। फिर मैं इसी पे एक प्रश्न करता हूँ कि मान लीजिए यही जीप मान लीजिए 2 लोग धक्का लगाए और चलने लगी। अब यही 2 लोग इसके अंदर बैठे होते, मैं इसी को मिटाऊँ ऐसे, ये इसी के अंदर जो है सीट बनी हुई मान लीजिए। अब ये 2 लोग इसी के अंदर बैठे हुए हैं, किसके अंदर, ये एक सीट ये और ये। अब ये पीछे वाला आगे वाली सीट से धक्का लगा रहा है और आगे वाला यहाँ बोनट पे धक्का दे रहा है कि बढ़। अब दोनों लोग तो फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए बाहर से 10-10 का मिला के कितना लगा दिए थे, 20। यहाँ भी 10-10 का मिला के कहने चलो हम 20 लगाएंगे, और 20 लगा भी रहे हैं, लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ रही। गाड़ी के अंदर बैठ के हम चाहे जितना धक्का दें, गाड़ी नहीं बढ़ रही। अब क्या कारण है, 20 तो बाहर भी लगाया था हमने, 20 यहाँ भी लगा रहा है, तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो इसको समझने के लिए आप लोग समझिए, इसको कहते हैं कि 2 फोर्स काम करता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। ये गाड़ी क्या है, पूरी सिस्टम है, क्या है, और इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब ये पूरी जीप है, इसमें 2 लोग बैठे हुए पूरा मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, और सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्स लगेंगे वो कैसे होंगे, इसके अंदर जो भी लगेगा वो इंटरनल होगा, आंतरिक बल होगा। कौन सा होगा, और आंतरिक बल कभी भी मोशन नहीं ला सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है। इसलिए हमको क्या समझ में आया कि जो है इंटरनल फोर्स, कौन सा फोर्स, इंटरनल फोर्स जो है कभी भी मोशन नहीं करा सकता है। क्या नहीं करा सकता, मोशन नहीं करा पाएगा। तो कौन सा फोर्स मोशन कराता है, जैसे ही ये दोनों उतर के बाहर आ गए, तो पता है ना इस सिस्टम से बाहर हो गए। जैसे ही बाहर आए ये दोनों, अब कहाँ हैं, बाहर। और अब जैसे इन्होंने लगाया, चूंकि अब ये सिस्टम के अंग नहीं, अब जैसे ही लगाते हैं, चूंकि ये किसके सरफेस पे है, अब ये बाहर से जैसे ही लगाते हैं, गाड़ी क्या होने लगती, चलने लगती। तो हमारी एक बात तो समझ में आ रही कि इंटरनल फोर्स कभी भी मोशन नहीं ला सकता है। कौन सा फोर्स लगना चाहिए, एक्सटर्नल लगना चाहिए, बाहरी लगना चाहिए। अच्छा, सिस्टम होता है क्या, सिस्टम ऑफ मोशन, मैंने कहा ये सब रखा हुआ, ये है, इस पर ये है, ये थोड़ा चलने लगेगा ना, मैं इसको निकाल के, ये मैं मान लीजिए चाबी रख रहा हूँ, ये सब क्या है, सिस्टम है। अब ये पूरा मोशन कर रहा है, ये रखा हुआ है। अब ये आपस में चाहे जितना धक्का दें, ये पूरा एक सिस्टम का क्या है, अंग है। क्या है, पूरे सिस्टम का अंग। ये कुछ नहीं कर सकते, मैं फोर्स कहाँ से लगाऊंगा, बाहर। अब ये पूरा चलेगा, ये पूरा एक सिस्टम है। ऐसे में बात कर दूं, जैसे हम लोग कहाँ हैं, सब अर्थ पे हैं, अर्थ भी तो रोटेट कर रहे हैं, तो हम लोग किसके सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं, पूरी अर्थ के। तो कौन किसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये देखने वाले पे डिपेंड करता है। अब ये क्या केवल सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में 20 लोग बैठे हुए हैं, तो वो पूरा मिला के एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग हैं, बाहर से देखने वाला बताएगा। बात समझ पा रहे हो, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैसा है, हम 20 लोग बैठ के अंदर धक्का दें, गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि फोर्स कैसा है, अनबैलेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल लग रहा है, और इंटरनल फोर्स मोशन नहीं ला सकता। कौन सा फोर्स मोशन लाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, एक्सटर्नल फोर्स क्या लाता है, मोशन। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया बनी वो यहीं से बन के तैयार हुई। ठीक है, कौन सा फोर्स मोशन लाएगा, एक्सटर्नल लाएगा। अब जो है थोड़ा सा
अब देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ना, लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? गैलीलियो ने ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। चूंकि हम लोग समझ चुके हैं ना कब मोशन में आएगी, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मोशन के लिए उत्तरदायी होता है ना, बैलेंस फोर्स मोशन नहीं लाता। लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कैसा लगना होना चाहिए, एक्सटर्नल, बाहर होना चाहिए सिस्टम से, और इंटरनल कभी भी क्या करेगा, वो मोशन पे नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनबैलेंस होगा ही नहीं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? लिख लो, किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? अच्छा, इनके सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में है, गति अवस्था में है, तो गति में, समझा चुके हैं तुम लोगों को ना कि वो गति में ही रहेगी। और विरामावस्था, विरामा समझ रहे हो ना, रेस्ट पोजीशन, गति मतलब मोशन में ना, विरामावस्था में है तो किसमें रहेगी? विराम में रहेगी, रेस्ट में रहता है, मोशन कर रहा था, मोशन करता रहता है, और अपने मन से डायरेक्शन भी नहीं बदल पाता है ना, यही तो इनर्ट है। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में है तो विराम में ही रहेगी, विराम में, यहाँ लिख लो, जब कोई और होगी, और जब विरामावस्था में, जब विराम में है तो विराम में ही रहेगी, या विरामावस्था में, तो और दोनों में देखो एक ही सेंस बनाओ। जब विराम में है तो विराम में ही, जब विरामावस्था लिखोगे तो यहाँ भी विरामावस्था लिखो, विराम में ही रहेगी जब तक, ये भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाओ, बाहरी बल ना लगाओ ना, बाहरी बल ना लगाओ। सबको पता है कि मुझे चल रही तो क्या करता हूँ मैं, बाहरी फोर्स एजेंट लाके लगा देता हूँ तो रुक जाती है। तब अगर ये मोशन में है तो किस में आ गई? रेस्ट में, ऐसे नहीं आएगी। और अगर कोई चीज रुकी हुई, जब तक मैं बाहरी फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक क्या होता है, वो नहीं चलती है। वही कहने का मतलब, वही नियम है। अच्छा, इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है, इनर्ट का मतलब देखो, इनर्ट मतलब होता है जड़, कोई चीज ना करने की प्रवृत्ति, इसको सूत्र कहा जाता है ना करने की प्रवृत्ति। ये रखा है तो ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, ये अपने मन से मोशन में नहीं आ सकता। और कोई चीज मोशन कर रही तो वो अपने मन से रुक भी नहीं सकती, और ये मोशन कर रही तो अपने मन से डायरेक्शन भी नहीं बदल सकती। इसी को इनर्ट कहा जाता है। और इनर्ट कहाँ होता है? इसी के इनहेरेंस होता है, इसके आंतरिक। तो इसीलिए जब भी इनर्ट कहाँ होता है, इनहेरेंस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉ मतलब इनर्शिया कहते हैं। तो जड़त्व तो क्या है? उसके अंदर कुछ न करने की प्रवृत्ति। तो जड़त्व तीन हो सकता है। देखो, पहला रेस्ट में है तो इसके लिए कौन सा है जड़त्व? रेस्ट का, मतलब कौन सा? इनर्शिया रेस्ट हो गया। बात समझ पा रहे हो? दूसरा कौन सा हो सकता है? मोशन में है तो इनर्शिया कौन सा हो गया? मोशन। तीसरा कौन सा? डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता, तो कौन सा हो सकता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें, एन ऑब्जेक्ट एट मूविंग, an object in moving so will keep, so will remain, will keep या will remain, जो भी लिखना तो will remain क्या करना चाहेगा बोलो? वो जो है अपनी मोशन को बनाए रखना, वो अपनी मोशन को बनाए रखेगा। और अगर वो क्या है? रेस्ट में है तो रुका रहेगा। हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट एट मूविंग सो विल रिमेन मोशन, एंड अगर इट इज अ रेस्ट तो क्या करेगा? रिमेन रेस्ट, वो अपनी रेस्ट को रहेगा। कब तक? विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। तो एक चीज तो समझ में आती है क्या? फिर इसमें तीन टाइप हो जाएंगे। पहला कौन सा? रेस्ट ऑफ, पहला रेस्ट ऑफ, बोलो, रेस्ट ऑफ मोशन, इसको कहेंगे जड़त्व, विराम का जड़त्व हिंदी में क्या कहा जाएगा? विराम का। समझ में सबको आ चुका, मैं बता भी चुका हूँ ना, अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, वही रेस्ट ऑफ मोशन। विराम का ही तो जड़त्व है, नहीं चल, इसके अंदर नहीं करने की प्रवृत्ति है। देखो ये इनर्ट है, नहीं चल सकता अपने मन से, तो कौन सा जड़त्व है? विराम का है। कोई चीज गति में है, रुक नहीं सकती, तो कौन सा जड़त्व हुआ? गति का जड़त्व हुआ। रेस्ट ऑफ मोशन, नहीं हमने क्या लिख दिया? रेस्ट ऑफ इनर्शिया, है ना, क्या क्या लिखे, थोड़ा सही करो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा
इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, कौन सा जड़, ये देखिए इनर्शिया चल रहा है तो रुकेगा नहीं, कौन सा इनर्शिया होगा, मोशन का, तो इसको हम क्या कहेंगे, गति का जड़त्व। कौन सा जड़त्व, गति का जड़त्व। तीसरा, अपने मन से डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता, तो कौन सी इनर्शिया होगी, इनर्शिया ऑफ, देख लो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, दिशा का जड़त्व, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन चीजें होती हैं, पहली दूसरी तीसरी सब समझ में आ रही है लोगों को, ठीक है, कि जो है कौन कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा देखो, किसने देखा, हम लोग समझते कि फुटबॉल को किक किया रुक जाती, तो इसको सबसे पहले डिफाइन किसने किया, गैलीलियो ने। किसने किया, गैलीलियो ने। मिटाते हैं, उन्होंने कैसे दिखाया, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण लिया, पहले लोग नहीं मानने के तैयार थे, कहते थे नहीं रुक जाएगी, तो गैलीलियो ने कैसे साबित किया, वो देखो बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने एक जो है इंक्लाइन प्लेन बनाया, नत आनत जिसको कहते हैं, नत या आनत समतल कहते हैं, आनत समतल है ना, समतल कैसा है, ये आनत है ना, ऐसे बनाया, और ये इसी के सीधे है ना, तो ऐसे खींच दे, देखो ये बहुत बढ़िया काम करेगा, ये है ना, ये इसको भी खींचे देना, देखो बहुत बढ़िया काम करता है ये हो गया, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है। और फिर कहा कि इसी को ऐसे देखो, थोड़ा सा और ऊपर कर दें, जैसे झुका हुआ उतना ये मुझे लग रहा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इधर कर दें ना, ये इसको थोड़ा सा ऐसे ही बना लो, देखो ये ना, फिर इसको मैंने क्या देखा, इधर उतने ही एंगल पे दो, जितने कोण पे इधर झुकाया था उतने इधर, फिर यहाँ से इन्होंने गेंद डाली, बहुत चिकना तल लिया कि फ्रिक्शन ना काम करे, सबको समझ पता चल गया था फ्रिक्शन है, तो ये ऐसे नीचे गई, और जितनी ऊंचाई से गई थी, क्योंकि सबको पता ऊपर से जब कोई चीज नीचे जाती है तो क्या करती, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यहाँ छोड़े तो किसमें था रेस्ट, वेलोसिटी बढ़ती गई, यहाँ अधिकतम हो गई, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा, वेलोसिटी कम होते गई, और फिर यहीं तक पहुंचा। इंक्लिन अगर एकदम चिकना लेंगे तो इन्होंने क्या देखा कि ये लगभग इसी को प्राप्त कर रहा है, और यहाँ फिर इसकी जीरो हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और इसको झुकाया, पहले एकदम ऐसे किए थे, अब इसको इतना किए थे तो ये था, फिर अब इन्होंने अगली बार इसको इतना कर दिए, तब जाके यहाँ पे एक टच हो गया, देखो ये सीधा था, अब यहाँ जाके इन्होंने कहा पहले मान लीजिए t1 समय ले रहा था, यहाँ तक कि ये जाने में अब ये t2 समय तो बदल जाएगा ना, लेकिन जाएगा तो है ही, अब ज्यादा दूरी जाना है, लेकिन इन्होंने कहा हाँ जितनी ऊंचाई ये थी ये उतनी ऊंचाई तक इधर भी जाएगा, तो अब इसको इसी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए अब इसको कितना जाना पड़ेगा, इतना, पहले कम जा रहा था अब कितना गया, ज्यादा, फिर अगली बार इसको थोड़ा सा इस प्लेन को और झुका दिया, अब ये कितने कर दिए, ऐसे कर दिए, बोर्ड के बाहर निकल गया ना, मान लीजिए इसको मैं मोड़ देता थोड़ा, ऐसे कर दिया, तो अब इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वहां तक की जाएगा। तो इन्होंने कहा हर बार समय इस बार कितना ले रहा है, t3, दूरी और तय करनी पड़ी, तो इन्होंने कहा हम ऐसे ना कर अगर इसको पूरा सीधा कर दें, क्योंकि हर बार इसको अपनी ये वाली ऊंचाई प्राप्त करनी, जितनी ऊंचाई से यहाँ छोड़ा गया ये उस ऊंचाई को प्राप्त करेगा, किसके नियम से, गैलीलियो के, हो भी रहा था, और कहा कि अगर हम इसको पूरा सीधा कर दें तो क्या होगा, क्या कभी इस ऊंचाई पर पहुंच पाएगा, नहीं, लेकिन इस ऊंचाई को पाने के लिए यह क्या करता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, पहले t1 चला, t2 चला, t3 चला, अब अगर ये ऊंचाई कभी ना आए, क्योंकि ये जब तक ये ऊंचाई को नहीं पाएगा तब तक क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, और लेकिन अगर मान लो ये ऊंचाई आए ही ना, तो यह क्या करता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो ये देखो ये इन्होंने सीधा कर दिया, अब यहाँ पे गेंद क्या होगी, हमेशा चलती रहेगी, क्यों हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि ये वाली ऊंचाई ये गेंद कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया, किस बात का, यहाँ पे हम लोग क्या कहते थे, अनबैलेंस फोर्स, मतलब असंतुलित बल, कौन सा बल, असंतुलित बल क्या करता है, गति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, गति को अगर बनाए रखना है तो कौन सा बल होना चाहिए, असंतुलित बल, लेकिन इन्होंने कहा नहीं,
कोई चीज अगर रेस्ट में है तो केवल गति में लाने के लिए हमको बाहर से फोर्स लगाना है, बाकी उसकी लगातार गति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी नहीं। जैसे मैंने गेंद को किक किया, हमको सबको पता था गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद किसमें आ जाती थी, रेस्ट में। तो लोग पहले यही सोचते थे कि उसकी गति को अगर बनाए रखना है हमको तो लगातार उसको किक करते रहना होगा। तो गैलीलियो ने साबित कर दिया नहीं, हमको फिर बाहरी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक बार उसकी स्थिति को बदलना। अगर रेस्ट में है, मैंने फोर्स लगाया, वो किसमें आ गया, मोशन में, तो हमेशा मोशन में बनी। देखो मैंने छोड़ा, अब ये कब तक चलती रहेगी, अनंत काल तक, इन्फिनिटी टाइम तक। क्यों? क्योंकि ये हाइट को प्राप्त ही नहीं करेगा। तो क्या अब मुझे बार बार इसको किक करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ रहा है। पहले देखो ये गई तभी किक नहीं करना पड़ा, इतनी ऊंचाई के लिए भी नहीं किक करना पड़ा, यहाँ तक की भी नहीं, इसको झुकाते गए और एक समय क्या है, मैंने इसको एकदम सीधा कर दिया और ये अनंत काल तक चलती जाएगी और मुझे कोई भी किक करने की जरूरत नहीं, बाहर से कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। तो ये यहाँ से साबित हुआ क्या कि कोई चीज गति में है तो गति में ही रहेगी, उसमें कोई बाहरी फोर्स के लिए जरूरी नहीं, ना हमको बाहर से लगाने की जरूरत है। सबको समझ में आता है, अर्थ घूम रही, हम कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगाते। हाँ, कब लगाना पड़ेगा? अगर हमको उस अर्थ की उस इनर्ट पोजीशन को, अच्छा अर्थ की क्या पोजीशन, घूम रही, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही, तो कौन सी इनर्सिया है, इनर्सिया ऑफ मोशन। अब उसकी उस इनर्सिया को चेंज करना है तब मैं फोर्स लगाऊंगा। अगर किसी के अंदर वो इतनी क्षमता है कि उसको रोकने के लिए बाहर से फोर्स लगाए, ऐसा संभव ही नहीं। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि इसका मतलब वो मोशन कर रहा है तो उसकी वही है प्रॉपर्टी क्या कि वो मोशन में ही रहेगा। और कोई चीज मोशन में होने के लिए, मोशन में है तो उसको मोशन बनाए रखने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को गैलीलियो ने साबित किया और पहला नियम बना कि कोई चीज अगर गति में है तो गति में ही रहेगी और कोई चीज अगर विराम में है तो किस में रहेगी, विराम में रहेगी। बात समझ पाए? गुड। ये कौन सा नियम हो गया, लॉ ऑफ इनर्सी। इसको हम फर्स्ट लॉ, देखो ये जो गैलीलियो नियम था, फिर इसको न्यूटन ने बाकी पूरे डाटा का अध्ययन किया जो कोई पुराने नियम थे, फिर गैलीलियो भी पढ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया, और भी मोशन के और प्रॉपर्टी पढ़ी कि मोशन में और क्या क्या चीजें होती हैं, फिर उनको एक क्रमबद्ध किया और उसी को हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। और उसी को कहा गया, क्या कहा गया, लॉ, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, देखो लॉज ऑफ मोशन। और कितने टाइप के बनाए, 3 टाइप्स के बनाए। पहला क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया को भी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का भी कहते हैं। न्यूटन का वो पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, अब हम न्यूटन के नियम अगले दिन पढ़ेंगे। आज समय की अल्पता है हमारे पास, उसमें बताया भी जाएगा कि न्यूटन ने इसको पहले नियम में शामिल किया, फिर दूसरा नियम क्या है, फिर तीसरा नियम क्या। अच्छा, सारे नियम फोर्स को ही डिफाइन करता है। पहला नियम क्या दिखाता है कि जो है फोर्स क्या करेगा पहले नियम में, पहले हम सबको समझ में आना। देखो कोई चीज रेस्ट में है तो उसको क्या करना है, हमको मोशन में लाना, तब फोर्स लगाएंगे। पहला क्या दिखा रहा, फोर्स क्या करता है ना, फोर्स क्या है। दूसरा, फोर्स कैसे काम करता दिखाएगा। तीसरा, फोर्स की एक्टिविटी मतलब क्या, उसके लक्षण क्या है, ये सब दिखाएगा। तो हम तीनों को समझेंगे ना, कल समझेंगे। चलिए आज के लिए सभी को शुभ रात्रि।